नमस्कार विद्यार्थियों, विद्या भारती एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत। मैं बहादुर सिंह भावरिया आज की इस क्लास में क्रिया वाले टॉपिक में आपको काल के आधार पर क्रिया के भेद बता रहा हूँ। देखिए, क्रिया के वर्गीकरण की अगर हम बात करें तो आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि क्रिया को 3 आधारों पर बांटा गया है। एक क्रम के आधार पर, एक संरचना के आधार पर और एक काल के आधार पर। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, एक बार 10वीं क्लास में बोर्ड परीक्षा में केवल काल के आधार पर क्रिया कितनी प्रकार की होती है यही से प्रश्न कर लिया गया था और वो भी 2 नंबर का प्रश्न था। तो 3 काल है और काल के आधार पर क्रिया के भेद भी 3 हैं। 10वीं क्लास के अलावा जो 12वीं क्लास के बच्चे हैं उनके लिए इस काल के आधार पर क्रिया के भेद को समझना बहुत ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि पद परिचय वाले टॉपिक में अभी हम आगे और चर्चा करेंगे कि जब आप क्रिया पदों का पद परिचय देंगे तो क्रिया पदों के पद परिचय में आपको काल वाला बिंदु भी बताना होगा कि क्रिया कौन से काल में संपन्न है, कि वर्तमान काल में है या भूतकाल में है या भविष्यत काल में है। इसलिए आपके लिए काल के आधार पर क्रिया के तीनों भेदों को पहचानना अति आवश्यक है, तब जाकर ही आप पद परिचय वाले प्रश्न में उस पद का सही परिचय दे पाएंगे। तो चलिए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, काल के आधार पर क्रिया के भेद। देखो, सबसे पहली बात तो ये, अगर नाम आ गया काल तो हमने छोटी कक्षाओं में भी पढ़ा था कि काल 3 होते हैं, एक वर्तमान काल, एक भूतकाल और एक भविष्यत काल। तो अगर काल को आधार माने तो क्रिया के रूप भी 3 हो गए, एक वर्तमान कालिक क्रिया, एक भूतकालिक क्रिया और एक भविष्यतकालिक क्रिया। यानी काल के आधार पर क्रिया के रूप हो गए 3, वर्तमान कालिक, भूतकालिक और भविष्यतकालिक क्रिया। यानी सीधी सी बात यह हो गई कि क्रिया का वह रूप जो क्रिया के वर्तमान काल में संपन्न होने को बताता है, उस रूप को आप वर्तमान कालिक क्रिया कह सकते हैं। क्रिया का वह रूप, क्रिया शब्द का वो रूप जो काम को वर्तमान काल में होने का बोध करवाता है, उस रूप को आप वर्तमान कालिक क्रिया कह सकते हैं। और क्रिया का वह रूप जो काम के भूतकाल में यानी बीते हुए समय में होने का बोध करवाता है, उसे आप भूतकालिक क्रिया कह सकते हैं। और क्रिया का वह रूप जो कार्य आगे आने वाले समय में होगा उसकी जानकारी प्रदान करता है, उसको कहते हैं भविष्यतकालिक क्रिया। तो एक बार दोबारा देखना, काल के आधार पर क्रिया 3 प्रकार की होती है, एक वर्तमान कालिक क्रिया, नंबर 2 भूतकालिक क्रिया और नंबर 3 भविष्यतकालिक क्रिया। तो काल के आधार पर क्रिया के रूप हो गए 3, वर्तमान कालिक, भूतकालिक, भविष्यतकालिक क्रिया। अब वर्तमान कालिक क्रिया किसे कहते हैं, भूतकालिक क्रिया किसे कहते हैं और भविष्यतकालिक क्रिया किसे कहते हैं। तो क्रिया शब्द का वह रूप, भाई क्रिया है तो काम का बोध करवाएगा, काम के होने के समय की जानकारी देगा। तो क्रिया शब्द का वह रूप है जो वर्तमान काल में होने वाले काम का बोध करवाता है कि काम अब संपन्न हो रहा है, वर्तमान काल में हो रहा है, उस रूप को आप वर्तमान कालिक क्रिया कह सकते हैं। भूतकालिक क्रिया शब्दों की बात करें तो भूतकालिक क्रिया शब्द वे क्रिया शब्द होते हैं जो कार्य बीते हुए समय में होने का बोध करवाते हैं। जो कार्य बीते हुए समय में हो गया उस काम का बोध भूतकाल में संपन्न होने वाली क्रिया शब्द जानकारी प्रदान करते हैं, और जो कार्य आगे आने वाले समय में होगा उसकी जानकारी प्रदान करने के लिए भविष्यतकालिक क्रिया काम में ली जाती है। तो मैंने आपके सामने कुछ शब्द लिखे हैं, जैसे
पढ़ता है वर्तमान काल में प्रयुक्त होता है, पढ़ती है वर्तमान काल में प्रयुक्त होता है, पढ़ते हैं वर्तमान काल में प्रयुक्त होता है। मतलब इसकी पहचान तो बिल्कुल साधारण है, हर कोई बच्चा इसकी पहचान कर सकता है। ता है, ती है, ते है, ये वर्तमान काल के सहायक क्रिया है। मतलब किसी भी संस्कृत धातु के पीछे ता है, ती है, ते है, तो वो वर्तमान काल को ही दर्शाएंगे कि पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं। इसके अलावा जैसे पढ़ रहा है, ये भी वर्तमान काल की ओर संकेत करता है कि कार्य वर्तमान काल में संपन्न हो रहा है। इसी प्रकार पढ़ रही है, पढ़ रहे हैं, ये भी कार्य के वर्तमान में संपन्न होने की और ही संकेत करते हैं। पढ़ता होगा, पढ़ती होगी, पढ़ते होंगे, ये भी वर्तमान काल में कार्य के संपन्न होने का बोध करवाते हैं। इसी प्रकार अगर भूतकालिक क्रिया शब्द के रूप की बात करें, पढ़ा, पढ़ा कार्य हो चुका, पढ़ी, पढ़े, ये भूतकाल में प्रयुक्त होने वाली क्रिया के रूप है। संस्कृत की जो धातु होती है, उस धातु के पीछे अगर आ प्रत्यय लगा हुआ है, पढ़ा, ई प्रत्यय लगा हुआ है, पढ़ी, ए प्रत्यय लगा हुआ है, पढ़े, तो ये क्रिया का वह रूप है जो कार्य बीते हुए समय में हो गया उसकी ओर संकेत करते हैं। पढ़ा था, पढ़ी थी, पढ़े थे, ये भी भूतकाल की ओर संकेत करते हैं। पढ़ रहा था, पढ़ रही थी, पढ़ रहे थे, ये भी भूतकाल की ओर संकेत कर रहे हैं। पढ़ा है, पढ़ा है, पढ़ा है यानी कार्य संपन्न हो चुका, पढ़ा होगा, पढ़ा होगा। देखिए ये जो दो शब्द है, पढ़ा है, यहां आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है कि भाई क्रिया के अंत में है आ गया या क्रिया के अंत में गा गे आ गया, तो आप इसे भविष्य काल में ले जाएंगे या इसे वर्तमान काल में ले जाएंगे। पढ़ा है, सुना है, लिखा है, ये क्रिया का वो रूप है जो केवल भूतकाल की ओर ही संकेत करता है कि कार्य संपन्न हो चुका। पढ़ा होगा, ये भी भूतकाल है। इसी प्रकार अगर भविष्यत काल की बात करें, पढ़ेगा, अभी कार्य संपन्न नहीं हुआ, आगे आने वाले समय में कार्य संपन्न होगा। पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे, पढ़ रहा होगा, पढ़ रही होगी, पढ़ रहे होंगे, संभव है पढ़े। तो ये हो गई क्रिया शब्दों के रूप जो काल के आधार पर बांटे जाते हैं। परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाता है, मैं उसकी बात आपको बताना चाहता हूं। 10वीं क्लास में केवल या तो अगर प्रश्न करेगा तो ये पूछ लेगा कि काल के आधार पर क्रिया कितनी प्रकार की होती है, नाम लिखिए। तो आपको बताना है कि काल के आधार पर क्रिया 3 प्रकार की होती है, एक वर्तमान कालिक क्रिया, एक भूतकालिक क्रिया और एक भविष्यकालिक क्रिया। लेकिन जो टॉपिक हम स्टार्ट कर चुके हैं पद परिचय वाला, पद परिचय, जो कि 12वीं क्लास के लिए उपयोगी है, वही टॉपिक में पढ़ा रहा हूं, पद परिचय। तो पद परिचय में अगर क्रिया शब्दों को आप पद परिचय दे रहे हैं, वाक्य में कोई क्रिया शब्द बैठा हुआ है और उसका अगर आप पद परिचय दे रहे हैं, तो क्रिया के पद परिचय में आपको क्रिया के काल की जानकारी भी देनी पड़ेगी। इसलिए क्रिया के काल की जानकारी देने के लिए आपको काल के आधार पर क्रिया के जो 3 भेद हैं और तीनों भेदों में क्रिया शब्द के जो रूप चलते हैं, उन रूपों की आपको जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि किसी भी प्रकार से काल वाला बिंदु अगर क्रिया का पद परिचय आप दे रहे हैं, तो किसी भी प्रकार से उसमें आपकी कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैंने कुछ शब्द आपके सामने रखे हैं कि वर्तमान काल में जो क्रिया प्रयुक्त होती है या धातु का जो रूप प्रयुक्त होता है, चाहे वो कोई से भी धातु क्यों ना हो, वो इस रूप में प्रयुक्त होती है।
भूतकाल में अगर कोई धातु प्रयुक्त होती है, कोई क्रिया प्रयुक्त होती है तो उसका ये रूप होता है, और भविष्यत काल में जो क्रिया शब्द प्रयुक्त होता है वो इस रूप में प्रयुक्त होता है। अब ये एक उदाहरण दिया था पद धातु को आधार मानकर, बाकी धातुएं और भी हो सकती हैं, और वाक्य में इन शब्दों का प्रयोग किसी भी वाक्य में किया जा सकता है, तो उस शब्द को देखकर ही आपको काल को पहचानना पड़ेगा। जैसे हम उदाहरण की बात करें, पढ़ता है, पढ़ता है वर्तमान काल को बताता है, पढ़ा है ये भूतकाल को बताता है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें ता है जो वर्तमान काल की ओर संकेत कर रहा है, और इसमें धातु के बाद में आ जुड़ा हुआ है जो कार्य के संपन्न होने का बोध करवा रहा है कि कार्य संपन्न हो चुका और है, इसलिए इसको भूतकाल में रखा है। और पढ़ा होगा, पढ़ा होगा ये भी भूतकाल में प्रयुक्त होने वाला क्रिया का रूप है। जैसे मैं कुछ वाक्य लिख रहा हूं, मोहन पढ़ता है, कार्य वर्तमान काल में संपन्न हो रहा है, तो इसका काल क्या हो गया, वर्तमान काल, और ये क्रिया भी वर्तमान कालिक क्रिया हो गई। इसी प्रकार जैसे होगा शब्द को काम में लें तो वाक्य बन गया, मोहन पढ़ता होगा, ये भी वर्तमान कालिक क्रिया है। वर्तमान कालिक क्रिया इसलिए है क्योंकि ये भी कार्य वर्तमान काल में होने की ओर ही संकेत कर रहा है, इसलिए इसे भी आप वर्तमान कालिक क्रिया शब्द रूप ही कह सकते हैं। इसी प्रकार जैसे उसने अखबार पढ़ा, अखबार पढ़ा, कार्य संपन्न हो चुका, भूतकाल की क्रिया हो गई। जैसे उसने पुस्तक पढ़ी, उसने पुस्तक पढ़ी, कार्य संपन्न हो चुका। जैसे आ गया उसने अखबार पढ़ा है, अखबार पढ़ा है, पढ़ा है, ये भी भूतकालिक क्रिया हो गई। तो इस प्रकार ये जो शब्द हैं ये शब्द वाक्य में भी प्रयुक्त हो सकते हैं, और जब वाक्य में प्रयुक्त होंगे तो क्रिया के ऐसे रूप हैं जो अपने आप ही काल की ओर संकेत करते हैं कि ये वर्तमान कालिक क्रिया है, ये भूतकालिक क्रिया है और ये भविष्यकालिक क्रिया है। अब बात करते हैं कि क्रिया के जो भेद हो गए, वो क्रिया के भेद तो मैंने आपको बता दिए, लेकिन परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाता है उस प्रश्न की जानकारी आप किस प्रकार देंगे अगर क्रिया शब्दों का पद परिचय दिया जाता है तो देखिए क्रिया की संपूर्ण जानकारी आपको मिल गई कि कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है, एक अकर्मक क्रिया, एक सकर्मक क्रिया। संरचना के आधार पर क्रिया 5 प्रकार की होती है, प्रयोग और संरचना के आधार पर क्रिया 8 प्रकार की होती है, और काल के आधार पर क्रिया 3 प्रकार की होती है। तो अब बात करते हैं, अगर वाक्य में क्रिया शब्दों का पद परिचय देना हो तो क्रिया शब्दों का पद परिचय आप किस प्रकार देंगे। मान लीजिए वाक्य में किसी क्रियापद के नीचे लाइन खींची हुई है और उस क्रियापद का आपको परिचय देना है, उस क्रियापद का आपको परिचय देना है, तो क्रियापद का आप परिचय कैसे देंगे, उसके लिए आपको 4 बिंदु काम में लेने हैं। जिस प्रकार संज्ञा शब्दों का आप पद परिचय देते थे, सर्वनाम शब्दों का पद परिचय देते थे, विशेषण शब्दों का पद परिचय देते थे, उसी प्रकार क्रियापदों का पद परिचय किस प्रकार दिया जाता है, और क्रियापद का परिचय करवाने के लिए आप कौन कौन से बिंदु काम में ले सकते हैं, इन बातों को ध्यान में रखना है। अगर शब्द क्रिया शब्द है तो सबसे पहले क्रिया का भेद बताओ। अगर वाक्य में बैठा हुआ शब्द कोई क्रिया शब्द है यानी किसी काम को बता रहा है, तो उसका परिचय देने के लिए सबसे पहले आप उस क्रियापद का भेद बताओ कि जो क्रियापद है वो क्रियापद कौन सा है, कौन सी क्रिया है।
अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया है या संयुक्त क्रिया है या पूर्वकालिक क्रिया है या प्रेरणार्थ क्रिया है या कृदंत क्रिया है या नाम धातु क्रिया है, मतलब क्रिया का कौन सा रूप है। सबसे पहले आपको क्रिया का भेद बताना है। क्रिया का भेद बताने के बाद में नंबर 2, जो क्रियापद है उस क्रियापद को आपको वचन बताना है। वचन बताने के बाद उसका आपको लिंग बताना है, क्रियापद का लिंग बताना है, और चौथा बिंदु बताना आपको काल। पुनः ध्यान दीजिए, अगर वाक्य में बैठा हुआ शब्द क्रिया है और आप अगर परीक्षा में क्रियापदों का पद परिचय बता रहे हैं तो क्रियापदों का पद परिचय बताने के लिए आप ये 4 बिंदु काम में ले सकते हैं। क्रिया का भेद बताओ, उसका वचन बताओ, उसका लिंग बताओ और उसका काल बताओ। और अगर कोई 2 बिंदु पूछे हैं या कोई 3 बिंदु पूछे हैं तो इन 4 बिंदु में से आप कोई से भी 2 बिंदु या कोई से भी 4 बिंदु आप बता सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं 2-3 उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, उसके आधार पर आपको हल करना है। जैसे एक वाक्य है, रमेश विद्यालय गया। रमेश विद्यालय गया। इसी प्रकार एक उदाहरण लिया, महेश ने बाजार से पुस्तकें खरीदी। महेश ने बाजार से पुस्तकें खरीदी। इसी प्रकार एक उदाहरण लिया, बच्चा दूध पीकर सो गया। बच्चा दूध पीकर सो गया। इसी प्रकार जैसे श्वेता ने खाना बना लिया। श्वेता ने खाना बना लिया। इसी प्रकार जैसे अधिकारी ने बाबू से पत्र लिखवाया। ध्यान देना, मैंने आपके सामने 5 उदाहरण रखे हैं और अब पद परिचय की अगर बात करें, केवल बात करेंगे क्रिया शब्दों के पद परिचय की। अगर वाक्य में क्रियापद है तो उस क्रियापद का परिचय आपको किस प्रकार देना है। देखिए, तो पहले उदाहरण की बात करें कि रमेश विद्यालय गया। सबसे पहली बात तो ये कि दिए गए वाक्य में क्रियापद क्या है, गया। पहले तो क्रियापद को पहचानो। भाई, दिए गए वाक्य में जाने का काम हो रहा है। रमेश तो क्रिया शब्द नहीं है, विद्यालय भी क्रिया शब्द नहीं है, इसमें गया क्या है, क्रिया शब्द है। ये क्रियापद है और मान लीजिए इसी क्रियापद का आपको परिचय देना है तो आप परिचय किस प्रकार देंगे। दूसरे उदाहरण की बात करें, महेश ने बाजार से पुस्तकें खरीदी।
वाक्य में काम कौन सा हो रहा है? खरीदने का। तो ये क्या है? क्रियापद। महेश भी क्रिया नहीं है, बाजार भी क्रिया नहीं है, पुस्तक शब्द भी क्रिया नहीं है, इसमें खरीदी शब्द क्या है? क्रिया है। इसी प्रकार बच्चा दूध पीकर सो गया, इसमें पीकर, पीना ये भी क्रियापद है, और सो गया ये भी क्रियापद है। इसमें दो क्रियापद हैं। चौथे उदाहरण में स्विता ने खाना बना लिया, स्विता भी क्रियापद नहीं है, खाना भी क्रियापद नहीं है, बनाना और लेना ये क्रियापद है। पांचवें में अधिकारी ने बाबू से पत्र लिखवाया, तो इसमें लिखवाया क्या है? क्रियापद है। तो चलिए बात करते हैं कि वाक्य में क्रियापदों का पद परिचय किस प्रकार दिया जाता है। पुनः मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि वाक्य में अगर क्रियापद है तो क्रियापदों का पद परिचय 4 बिंदुओं के आधार पर दिया जाता है। सबसे पहले उस क्रिया का भेद बताओ कि वो क्रिया कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, या पूर्वकालिक क्रिया है, या प्रेरणार्थक क्रिया है, या संयुक्त क्रिया है, या कृदंत क्रिया है, या नाम धातु क्रिया है। मतलब क्रिया का कौन सा रूप है। जैसे पहले उदाहरण की बात करें, रमेश विद्यालय गया, आपने पहचान लिया कि गया क्या है? क्रियापद है, और इसी का परिचय आप दे रहे हैं गया। गया क्रिया का अगर आप परिचय दे रहे हैं तो सबसे पहले आप क्या बताएंगे? भेद। अब भेद बताएंगे तो सबसे पहले तो कर्म के आधार पर जो क्रिया की भेद है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, उसी की पहचान करो कि इस क्रिया के साथ कर्म बैठा हुआ है या फिर कर्म बैठा हुआ नहीं है। तो कह रहा है रमेश विद्यालय गया। अकर्मक और सकर्मक क्रिया को पहचानने के लिए मैंने आपको ये कहा था कि क्रियापद से पहले क्या शब्द आपको जोड़ना है, क्या शब्द जोड़ने पर जो संभावित उत्तर मिलेगा। ध्यान देना, क्रियापद से पहले आपको क्या शब्द जोड़ना है, क्या शब्द जोड़ने पर अगर संभावित उत्तर मिलता है तो वो सकर्मक क्रिया होगी, और अगर संभावित उत्तर नहीं मिलता है तो वो अकर्मक क्रिया होगी। तो पहले तो कर्म के आधार पर ही क्रिया की पहचान करते हैं कि गया क्रिया अकर्मक क्रिया है या फिर सकर्मक क्रिया है। तो ध्यान दीजिए, यहां जाने का काम कौन कर रहा है? रमेश। तो रमेश तो क्या हो गया? कर्ता। रमेश तो क्या हो गया? कर्ता। और गया क्या है? क्रिया। अब बच गया क्या? विद्यालय। अगर ये शब्द कर्म है, विद्यालय शब्द को अगर आप कर्म कारक मानते हैं तो समझ लो ये क्रिया सकर्मक क्रिया है, और अगर विद्यालय शब्द को आप कर्म कारक नहीं मानते तो समझ लो ये क्रिया सकर्मक क्रिया नहीं है। तो अगर आप जोड़ते हैं क्या गया, कह रहे रमेश विद्यालय गया, क्या गया, तो आपका उत्तर विद्यालय नहीं आएगा। तो यहां पर विद्यालय कर्म नहीं है, कर्म नहीं है, तो गया क्रिया कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया। सबसे पहले तो आप लिखेंगे अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, भेद बता दिया। अकर्मक क्रिया क्योंकि गया क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग नहीं हुआ, कि वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। चलिए आगे फिर क्या बताएंगे? वचन। तो हिंदी में वचन होते हैं दो, एक वचन या फिर बहुवचन। तो देखिए रमेश विद्यालय गया, गया एक वचन है या बहुवचन। यहां पर रमेश जो करता है वो एक ही है, इसलिए गया क्रिया का वचन भी क्या हो गया? एक वचन। एक वचन। नंबर 2, तीसरा बिंदु आप क्या बताएंगे? लिंग। और हिंदी में लिंग कितने होते हैं? 2, स्त्रीलिंग या फिर पुल्लिंग। अगर दोनों का आभास होता है तो आप उभयलिंग भी कर सकते हैं। तो ध्यान देना, रमेश विद्यालय गया, तो रमेश यहां पर क्या है? पुल्लिंग है। गया, गई,
गई तो नहीं है, अगर गई शब्द आ जाता और यहां पर कर्ता भी स्त्रीलिंग होता तो ये क्रिया भी क्या हो जाती, स्त्रीलिंग। इसलिए क्रिया का संबंध उसके पीछे वाले शब्दों से है। तो यहां पर कर्ता को देखो, रमेश यहां पर पुल्लिंग है, तो गया क्रिया भी क्या हो गई, पुल्लिंग, पुल्लिंग है। और चौथा बिंदु आप क्या बताएंगे, काल। और काल में अगर क्रिया वर्तमान काल में संपन्न हो रही है तो आप वर्तमान काल लिखेंगे, अगर भूतकाल में है तो आप भूतकाल में लिखेंगे, और भविष्यत काल में है तो आप भविष्यत काल लिखेंगे। तो ध्यान दो, क्या कार्य संपन्न हो चुका, रमेश विद्यालय गया, कार्य संपन्न हो चुका। आ क्रिया के अंत में आ जुड़ा हुआ है, पढ़ा, गया, इसलिए भूतकाल की क्रिया है, यह आप लिखेंगे भूतकाल, भूतकाल। यह आपका पद परिचय हो गया गया का, क्रिया शब्द का। चलिए आगे दूसरे उदाहरण की बात करते हैं। महेश ने बाजार से पुस्तकें खरीदी। पीछे वाले वीडियो में मैंने आपको एक संकेत दिया था, अगर कर्ता के साथ ने विभक्ति जुड़ी हुई है तो समझ लो क्रिया कौन सी होगी, भूतकाल की क्रिया है। काल का तो वैसे ही पता चल गया कि यहां पर भूतकाल की क्रिया का प्रयोग हुआ है, क्योंकि भूतकाल की क्रिया का प्रयोग होने पर ही कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं कि महेश ने बाजार से पुस्तकें खरीदी। अब खरीदी शब्द का आपको पद परिचय देना है, तो सबसे पहले अगर ये शब्द क्रिया शब्द है तो कौन सी क्रिया है, अकर्मक है, सकर्मक है, संयुक्त है, पूर्वकालिक है, प्रेरणार्थक है, कौन सी क्रिया उसको आपको पहचानना है। तो देखिए सबसे पहले तो कर्म के आधार पर देखो कि ये अकर्मक क्रिया है या फिर सकर्मक क्रिया है। तो कह रहा है महेश ने बाजार से पुस्तकें खरीदी। अकर्मक और सकर्मक क्रिया को पहचानने के लिए आपको क्रिया से पहले क्या जोड़ना है, क्या खरीदी, उत्तर आ रहा है पुस्तकें। क्या खरीदी, पुस्तकें खरीदी, इसका मतलब पुस्तकें यहां पर क्या है, कर्म है। तो इस क्रिया को आप क्या बताएंगे, सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। ध्यान देना यहां, मैंने आपको सकर्मक की क्रिया के दो भेद और बताए थे, एक कर्मक क्रिया और एक द्विकर्मक क्रिया। अगर आप सकर्मक क्रिया भी लिख देते हैं तो भी सही है, और अगर इनके उपभेद आप बताएं कि भाई ये एक कर्मक है या फिर द्विकर्मक है तो आप उपभेद भी बता सकते हैं। देखिए महेश ने बाजार से पुस्तकें खरीदी। क्या खरीदी, पुस्तकें, एक कर्म तो आ गया, ये तो निर्जीव कर्म है, और निर्जीव कर्म के साथ कभी कर्म कारक की विभक्ति नहीं होती। अब अगर दूसरा कर्म वाक्य में हो रहा है तो वो सजीव कर्म होगा, और सजीव कर्म के साथ हमेशा को विभक्ति बैठी होती है। तो यहां पर बाजार कर्म नहीं है, ये क्या है, कारक है। कौन सा, से। महेश ने बाजार से पुस्तकें खरीदी, तो ये आ गया कर्ण कारक में, कर्ण कारक में आ गया, इसलिए कर्म कारक नहीं है। महेश यहां पर कर्ता कारक है, क्योंकि खरीदने का काम कौन कर रहा है, महेश। यहां पर बाजार कर्म नहीं है, एक ही कर्म का प्रयोग हुआ है, तो आप सकर्मक क्रिया में एक कर्मक भी लिख सकते हैं। एक कर्मक क्रिया है सकर्मक क्रिया, लेकिन सकर्मक क्रिया में कौन सी है, एक कर्मक क्रिया, क्योंकि खरीदी क्रिया के साथ पुस्तक कर्म का प्रयोग हुआ है। तो सबसे पहले तो आपको भेद बताना है, क्या, खरीदी, सकर्मक क्रिया। नंबर 2, दूसरा बिंदु आपको बताना है वचन। अब यहां ध्यान देना, खरीदी एक का बोध करवा रहा है या एक से अधिक का बोध करवा रहा है। देखिए कह रहा है महेश ने बाजार से पुस्तकें खरीदी। पुस्तकें बहुवचन, बहुत सारी पुस्तकें खरीदी, एक पुस्तक तो नहीं खरीद रहा। अगर एक पुस्तक खरीदता तो यहां पर क्रिया का ये रूप नहीं मिलता, तो कह रहा है पुस्तकें खरीदी, एक से ज्यादा पुस्तकें खरीदी, इसलिए खरीदी क्रिया क्या है, बहुवचन, बहुवचन।
बहुवचन इसलिए है क्योंकि पुस्तकें खरीदी, बहुत सारी पुस्तकें खरीदी, एक पुस्तक नहीं खरीदी, इसलिए एक से अधिक खरीदने के कारण खरीदी क्रियापद का वचन हो गया बहुवचन। उसके बाद अगर आपको तीसरा बिंदु देना है, क्या? लिंग। तो लिंग के लिए देखिए, खरीदी, खरीदा, खरीदा पुल्लिंग शब्द है और खरीदी स्त्रीलिंग है, और वैसे भी पुस्तक जो शब्द है ये स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए पुस्तकें खरीदी ये स्त्रीलिंग हो गया, स्त्रीलिंग। और खरीदी, पढ़ा, पढ़ी, खरीदा, खरीदी, इसका मतलब भूतकाल की क्रिया है। और भूतकाल को पहचानने के लिए एक संकेत और आपको मिलेगा, यहां कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग हुआ है, और कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग हुआ है तो यहां पर भूतकाल की क्रिया है। यह आ गया आपका भूतकाल। 4 बिंदु हो गए, क्या? सकर्मक क्रिया, बहुवचन, स्त्रीलिंग और भूतकाल। चलिए तीसरे उदाहरण में देखते हैं। बच्चा दूध पीकर सो गया। ध्यान देना, यहां पर 2 पद क्रियापद हैं, सो गया और पीकर। अब इसमें अगर एक ही वाक्य में 2 क्रियापद आते हैं तो जिस क्रिया शब्द के बारे में परिचय पूछा जाएगा उस क्रिया शब्द के नीचे लाइन खींची हुई मिलेगी। अगर मान लीजिए आपको पीकर का पद परिचय देना है या सो गया का पद परिचय देना है तो दोनों का परिचय, दोनों के भेद अलग अलग बनेंगे। बच्चा दूध पीकर सो गया, याद दिलाता हूं मैं आपको, संरचना के आधार पर आपको जो क्रिया के भेद बताए थे उन क्रिया भेदों में आपने एक पूर्वकालिक क्रिया पढ़ी थी और एक संयुक्त क्रिया पढ़ी थी। क्या अंतर था दोनों में? पूर्वकालिक क्रिया में एक ही वाक्य में आपको 2 कार्य मिलेंगे और संयुक्त क्रिया में एक ही कार्य को बताने के लिए 2 क्रियापदों का प्रयोग होगा। देखिए, बच्चा दूध पीकर सो गया, पहले पीने का काम हो रहा है फिर सोने का काम हो रहा है, तो अगर पीकर शब्द का पद परिचय देना है तो ये तो हो गया पूर्वकालिक क्रिया। अगर परीक्षा में पूछा जाता है तो एक शब्द के नीचे लाइन देकर के पूछेगा, पूरी वाक्य में नहीं पूछेगा कि बच्चा दूध पीकर सो गया, इस वाक्य में कौन सी क्रिया का प्रयोग हुआ है। अगर पीकर का पद परिचय दे रहा है तो इसके नीचे ये शब्द रेखांकित होगा, और सो गया का दिया है तो ये शब्द रेखांकित होगा। अगर मान लीजिए आप पीकर का पद परिचय दे रहे हैं तो सबसे पहले नंबर 1 पीकर का अगर आप पद परिचय देंगे पीकर, तो भेद तो हो गया पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। एक संकेत और है, कर शब्द जुड़ा हुआ है। बच्चा दूध पीकर सो गया, पूर्वकालिक क्रिया होगी। और पूर्वकालिक क्रिया की एक पहचान और मैंने आपको बताई थी कि जब वाक्य में 2 क्रियापद हो, अगर वाक्य में 2 कार्य संपन्न हो रहे हों तो मुख्य कार्य के संपन्न होने से पहले जो कार्य संपन्न होगा, जो क्रिया संपन्न होगी, उसे आप पूर्वकालिक क्रिया कह सकते हैं। यहां सोने का काम मुख्य काम है कि बच्चा सो गया, लेकिन सोने से पहले एक कार्य और संपन्न हो गया, इसलिए पीकर को आप पूर्वकालिक क्रिया मानेंगे। इसके अलावा अगर आप वचन बता रहे हैं तो वचन में देखो, बच्चा दूध पीकर, दूध क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। दूध क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। और द्रव्यवाचक जो संज्ञा है, द्रव्यवाचक जो संज्ञाएं होती हैं वो सब एक वचन में मानी जाती हैं। दूध को एक वचन आप मानेंगे, लिक्विड है, ये तरल पदार्थ है, इसलिए वचन हो गया इसका एक वचन। दूध एक वचन। अब लिंग की बात करें तो दूध पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग? अगर दूध पुल्लिंग है तो पीकर भी पुल्लिंग है, और दूध स्त्रीलिंग है तो पीकर भी क्या है? स्त्रीलिंग है। तो दूध यहां पर क्या है? पुल्लिंग, क्योंकि दूध पिया, दूध पी ऐसा तो नहीं है, इसलिए पुल्लिंग है। पीकर क्या हो गया? पुल्लिंग, पुल्लिंग। अब एक बार काल को इसमें छोड़ दीजिए, आप काल के बारे में बाद में बात करते हैं। पहले ये शब्द लीजिए, सो गया। ध्यान देना, सो गया, सोना भी क्रिया और जाना भी
क्रिया। तो ये हो गई आपकी संयुक्त क्रिया। यानी जब किसी वाक्य में एक ही कार्य को बताने के लिए दो क्रियापदों का प्रयोग किया जाता है, एक मुख्य क्रिया और एक सहायक क्रिया, तो सो गया का पद परिचय अगर आप दे रहे हैं, सो गया, तो ये हो गई आपकी संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया भेद आपने बता दिया कि सो गया संयुक्त क्रिया है, क्योंकि इसमें दो धातुओं का योग हुआ है, दो क्रियापदों का प्रयोग हुआ है, संयुक्त क्रिया। अगर इसके बाद आप वचन बताएं तो बच्चा दूध पीकर सो गया, एक है, एक वचन आएगा, सो गया, एक ही बच्चा है, एक वचन हो गया। अगर आप लिंग की बात करें तो सो गया पुल्लिंग है, सो गया पुल्लिंग है। और अगर आप काल की बात करें तो इसका काल क्या हो गया, सो गया भूतकाल, गया ये सारे के सारे भूतकाल में है। सो गया संयुक्त क्रिया, वचन बच्चा एक है तो एक वचन हो गया, लिंग इसमें पुल्लिंग हो गया, और काल हो गया इसका भूतकाल। आगे देखिए, स्वीता ने खाना बना लिया, स्वीता ने खाना बना लिया, कर्ता के साथ ने का प्रयोग हुआ है, तो निश्चित है क्रिया यहां पर भूतकाल की क्रिया ही होगी। स्वीता ने खाना बना लिया, बना लिया, ये जो आगे क्रिया इसी का पद परिचय अगर आपको देना है तो ये हो गया आपकी संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया का उदाहरण है, संयुक्त क्रिया क्यों हुई, क्योंकि इस वाक्य में एक ही कार्य संपादित हो रहा है, खाना बनने का कार्य संपादित हो रहा है, लेकिन एक ही कार्य को व्यक्त करने के लिए दो क्रियापद आ गए, बनाना और लेना, तो संयुक्त क्रिया हो गई। पहला तो आपने भेद बता दिया कि संयुक्त क्रिया है। अब फिर वचन बताना है, स्वीता ने खाना बना लिया, खाना एक को बता रहा है या ज्यादा को बता रहा है, खाना बना लिया एक वचन है, संयुक्त क्रिया, और वचन बता दिया आपने एक वचन। और अगर आप लिंग बताएंगे तो खाना बना लिया, खाना पुल्लिंग है तो बना लिया भी क्या है, पुल्लिंग है, ये भी क्या आ जाएगा, पुल्लिंग आ जाएगा। और काल इसका क्या आएगा, भूतकाल, भूतकाल। इस प्रकार आपको चार बिंदु बताने हैं, पुनः देखना। बना लिया इसको आप संयुक्त क्रिया मानेंगे, क्योंकि एक ही कार्य को व्यक्त करने के लिए दो क्रियापदों का प्रयोग हुआ है। और बना लिया एक वचन, बना लिया पुल्लिंग, और बना लिया भूतकाल। पांचवें उदाहरण की बात करते हैं। अधिकारी ने बाबू से पत्र लिखवाया। देखिए, जो संरचना के आधार पर क्रिया के भेद थे, उनमें एक भेद मैंने आपको बताया था, प्रेरणार्थक क्रिया। जब वाक्य में कर्ता स्वयं काम न करके किसी दूसरे से करवाता है, तो ध्यान दीजिए यहां पर अधिकारी स्वयं काम नहीं कर रहा, वो बाबू से करवा रहा है, तो लिखवाया जो क्रिया है वो प्रेरणार्थक क्रिया है। भेद में तो आ गया प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। और अधिकारी ने बाबू से पत्र लिखवाया, वचन इसका आप क्या मानेंगे, एक वचन, एक पत्र लिखवाया, एक वचन हो गया, एक वचन है पत्र। और लिंग की बात करें, क्या लिखवाया, पत्र, और पत्र शब्द क्या है, पुल्लिंग, तो इसमें लिंग इसका क्या हो गया, पुल्लिंग, पुल्लिंग। और देखिए कर्ता के साथ ने लगा हुआ है, तो लिखवाया क्रिया कौन सी होगी, भूतकाल की क्रिया होगी, यह आ गई भूतकाल की क्रिया। ध्यान देना, यदि परीक्षा में क्रियापदों का पद परिचय पूछा जाता है, यह आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर परिभाषा आपको याद रहे या न रहे, परिभाषा से संबंधित एक भी प्रश्न 12वीं क्लास में नहीं पूछा जाता है। बाकी आपको क्रियापदों का पद परिचय देना आना चाहिए, क्रिया शब्द की पहचान आपको आनी चाहिए कि शब्द कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है या संयुक्त क्रिया है, इसकी पहचान आपको करनी पड़ेगी। 5 उदाहरण मैंने आपके सामने रखे। रमेश विद्यालय गया, गया इसमें क्रियापद है, अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया क्यों है, क्योंकि गया क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग नहीं हुआ। यहां विद्यालय कर्म नहीं है,
इसलिए पहला भेद बता दिया अकर्मक क्रिया। फिर आपको वचन बताना होता है, तो गया जो क्रिया है ये एक वचन को दर्शा रही है। इसके बाद आपको लिंग बताना है, तो रमेश विद्यालय जाने का काम कर रहा है तो पुल्लिंग है, और गया क्रिया का काल हो गया भूतकाल। ऐसे 4 बिंदु आपने बता दिए। इसी प्रकार जैसे महेश ने बाजार से पुस्तकें खरीदी, इसमें क्रियापद क्या है? खरीदी। खरीदी क्या खरीदी? पुस्तकें खरीदी, सकर्मक क्रिया होगी, और सकर्मक क्रिया में भी एक कर्मक क्रिया है। खरीदी, बहुत सारी पुस्तकें खरीदी, बहुवचन हो गया। खरीदी स्त्रीलिंग हो गया, कर्ता के साथ नहीं बैठा हुआ है, इसलिए इस क्रिया को आप भूतकाल की क्रिया मानेंगे। और वैसे भी पढ़ा पढ़ी ये भूतकाल की क्रिया का ही रूप होता है। इसके बाद अगर तीसरे की बात करें, बच्चा दूध पीकर सो गया, पीकर पूर्वकालिक क्रिया, सो गया, ये संयुक्त क्रिया है। संयुक्त क्रिया इसलिए है क्योंकि कार्य तो एक ही है, लेकिन इसमें क्रियापद 2 आ गए, ये संयुक्त क्रिया है। स्विता ने खाना बना लिया, इसमें बना लिया संयुक्त क्रिया है। अधिकारी ने बाबू से पत्र लिखवाया, इसमें लिखवाया प्रेरणार्थक क्रिया है। क्यों? क्योंकि कर्ता स्वयं काम नहीं कर रहा और किसी दूसरे से करवा रहा है। तो इस प्रकार परीक्षा में जो क्रिया शब्द होते हैं, उन क्रिया शब्दों का पद परिचय आपको इस प्रकार देना है। अब मैं 2 उदाहरण और आपके सामने लिख रहा हूं कि पद परिचय किस प्रकार आपको देना है। चाहे संज्ञा शब्द हो, चाहे सर्वनाम हो, चाहे विशेषण हो, चाहे क्रिया हो, पद परिचय की अगर बात आती है तो सब के सब बिंदु मैंने आपको बता दिए कि संज्ञा के पद परिचय के लिए 5 बिंदु काम में लेने, सर्वनाम के पद परिचय के लिए भी 5 बिंदु काम में लेने, विशेषण के पद परिचय के लिए 4 बिंदु काम में लेने हैं, और क्रिया के पद परिचय में भी आपको 4 बिंदु काम में लेने हैं। भेद बताना है, वचन बताना है, लिंग बताना है, काल बताना है और कारक बताना है। अगर इन सबकी जानकारी आप दे देते हैं तो पद परिचय कहलाएगा, और वो भी विकारी शब्दों का, क्योंकि पद परिचय का जो आधा टॉपिक अपना है वो कंप्लीट हो गया है। अब 2 उदाहरण मैं आपके सामने लिख रहा हूं। जैसे यह वही कार है जिसे कल कोई चुरा ले गया था, चुरा ले गया था। यह वही कार है जिसे कल कोई चुरा ले गया था। ध्यान दीजिए, इस वाक्य में संज्ञा शब्द तो कितने हैं? पहले तो संज्ञा शब्दों की पहचान कीजिए। नंबर 1, कार संज्ञा शब्द है। संज्ञा शब्द के अलावा इस वाक्य में और कोई संज्ञा शब्द नहीं है। अब बात करते हैं सबसे पहले संज्ञा शब्दों के पद परिचय की। मान लीजिए आपको कार का पद परिचय देना है। कार का संज्ञा आप पढ़ चुके हो। संज्ञा शब्दों के पद परिचय के लिए वही आपको 5 बिंदु काम में लेने हैं। अगर कार को आप संज्ञा शब्द मानते हैं तो संज्ञा के जो भेद है उन भेदों में बताइए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है या फिर भाववाचक संज्ञा है। तो यहाँ कार शब्द के द्वारा इंडिविजुअल किसी व्यक्ति का या विशेष वस्तु का या विशेष स्थान का बोध तो नहीं हो रहा, ये पूरी जाति का बोध करवा रही है। तो कार जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। फिर इसका आपको वचन बताना है। कार, एक कार का बोध हो रहा है तो आप क्या बताएंगे? एक वचन। इसके बाद आपको वचन लिंग बताना है। तो कार क्या है? स्त्रीलिंग है। कार क्या है? स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग। और इसके बाद आपको कारक बताना है कि यह वही कार है
जिसे कल कोई चुरा ले गया था। तो कारक कौन सा है? कर्ता कारक है, क्योंकि कार के बारे में कहा गया है, तो यह आ गया कर्ता कारक। और पांचवा बिंदु आप क्रिया से संबंध बताएंगे। इसी प्रकार अगर सर्वनाम शब्दों की बात करें तो इसमें ये भी सर्वनाम है, जिसे ये भी सर्वनाम है, कोई ये भी सर्वनाम है, और इसमें देखिए चुरा, चोरी करना, ये भी संज्ञा शब्द है, और अगर आ प्रत्यय जोड़ते हैं तो ये क्रिया भी बन जाता है। चोरना क्रिया बन गया। तो ध्यान दीजिए, जैसे यह का पद परिचय देना है, या जिसे का देना है, या कोई का देना है, ये सर्वनाम शब्द हैं। जिसे का अगर आप पद परिचय दे रहे हैं तो सबसे पहले ये पहचान कीजिए कि कौन सा सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। जिसे वचन बताइए, एक वचन। एक वचन क्यों हुआ? किसके लिए आया? कार के लिए। और क्या कार क्या है? एक, तो इसका जिसे का वचन भी हो गया एक वचन। लिंग बताएंगे तो कार स्त्रीलिंग है, तो जिसे भी क्या है? स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग। अगर मान लीजिए आपको कोई का पद परिचय देना है तो कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई चुरा ले गया था, एक वचन है, एक वचन। और कोई चुरा ले गया था तो कोई स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग? गया था, गया था इसका मतलब कोई क्या है? पुल्लिंग है। कोई क्या है? पुल्लिंग है। इस प्रकार आपको पद परिचय देना है। और अगर क्रिया की बात करें कि यह वही कार है जिसे कल कोई चुरा ले गया था, चुरा ले गया था। यहां देखो संयुक्त क्रिया है, संयुक्त क्रिया का प्रयोग हुआ है, और संयुक्त क्रिया के साथ चुरा ले गया था एक वचन। लिंग बताएंगे, चुरा ले गया था पुल्लिंग। और काल बताएंगे तो था भूतकाल, भूतकाल। यानी विकारी शब्दों में से अगर कोई सा भी शब्द वाक्य में बैठा हुआ है, चाहे वो संज्ञा शब्द हो, चाहे वो सर्वनाम शब्द हो, चाहे वो विशेषण शब्द हो, चाहे वो क्रिया शब्द हो, उस शब्द के बारे में आप क्या क्या जानकारी रखते हैं, ये बताना ही पद परिचय कहलाता है। तो पद परिचय में विकारी शब्द वाला टॉपिक आपका कंप्लीट पूरा हो गया है। संज्ञा मैंने पढ़ा दी है, सर्वनाम मैंने पढ़ा दिए हैं, विशेषण मैंने पढ़ा दिए हैं, और क्रिया वाला टॉपिक भी आज पूरा हो गया है। अब बात ये रहती है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इनका पद परिचय किस प्रकार दिया जाता है। ये जैसे जैसे टॉपिक चले हैं उनमें दो दो तीन तीन उदाहरण देकर के मैंने ये बात स्पष्ट की है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने मन से उदाहरण बनाएं, और मन से उदाहरण बनाने के बाद में पद परिचय जिन जिन बिंदु के आधार पर दिए जाते हैं तो आप उन बिंदुओं के आधार पर पद परिचय देने की कोशिश करें, ताकि आपका और भी ज़्यादा अभ्यास होगा। अब आगे वाले वीडियो में जो पद परिचय वाले टॉपिक में अविकारी शब्द बचे हुए हैं, अवयव शब्द बचे हुए हैं, जो 4 हैं, क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, उनके बारे में हम आगे वाले वीडियो में चर्चा करेंगे।